Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will complete chapter which is of class 7th and the chapter name is Log Dart. हाँ जी बच्चे, पेज नंबर 13 ओपन. स्टार्ट फ्रॉम हेयर. भगत. कहा जाता है कि विदेशी चीज़ों का व्यवहार मत करो, यह गरीबों के साथ घोर अन्याय है. हमको बाज़ार में जो चीज़ सस्ती और अच्छी मिले वही लेनी चाहिए, चाहे सब देशी हो या विदेशी. हमारा पैसा सेंत में मुफ्त में नहीं आता, उसे रद्दी बद्दी विदेशी चीज़ों पर मत फेंके. अब एक शंका. अपने देश में तो रहता है, दूसरों के हाथ में तो नहीं जाता. अपने घर में अच्छा खाना ना मिले तो क्या विजातियों के घर का अच्छा भोजन खाने लगेंगे. भगत जी कहते हैं, लोग कहते हैं लड़कों को सरकारी मदरसों में भेजो. सरकारी मदरसों में पढ़ते तो आज हमारे भाई बड़ी बड़ी नौकरियां कैसे पाते, बड़े बड़े कारखाने कैसे बना लेते. विद्या बिना नई विद्या पढ़े अब संसार में निभा नहीं हो सकता. पुरानी विद्या पढ़कर पत्र देखे और कथा बाँचने के सिवाय और क्या आता है. कथा बाँचने मतलब बातें बनाने के सिवाय और क्या आता है. राजकाज क्या पट्टी पोथी बाँचने वाले लोग करेंगे. अब यहाँ पर शंका हो गई एक दूसरी. हमें राजकाज ना करना चाहिए, हम हमारी खेती बाड़ी में मगन हैं, किसी के गुलाम तो नहीं. अब दूसरा शंका. जो विद्या समझ भी ना आए उससे मूर्ख ही अच्छा, मतलब जो चीज़ हमें समझ ही नहीं आती उससे मूर्ख रहना ही अच्छा होता है. यही नई विद्या पढ़कर तो लोग सूट बूट घड़ी छड़ी हैट कैट लगाने लगते हैं और अपने शौक़ के पीछे देश का धन विदेशियों की जेब में भरते हैं. ये देशद्रोही कहलाते हैं. अब भगत जी क्या कहते हैं कि गांजा शराब की ओर आजकल लोगों की कड़ी निगाह है. मतलब लोग अधिकतर गांजा शराब नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं. नशा बुरी लत है, मतलब बुरी लत बुरी आदत है, इसे सब जानते हैं. सरकार को नशे की दुकानों में करोड़ों रुपए साल की आमदनी होती है. ये तो हमें भी पता है कि हर नशीली पदार्थ पर सरकार को बड़ी आमदन होती है, लेकिन वो अभी तक इन नशीली चीज़ों का सेवन बंद नहीं करते. मगर दुकानों में ना जाने से लोगों की लत छूट जाए तो बड़ी अच्छी बात है. वह दुकान पर ना जाएगा तो चोरी छिपे किसी न किसी तरह दूने चौगुने दाम देकर सजा काटने पर तैयार होकर अपनी लत पूरी करेगा. अगर उसे किसी दुकान पर नशा नहीं मिलेगा तो वो चोरी डकैती करेगा, चोरी से वो ख़रीदेगा, उस पर दुगने पैसे, जैसे कहते हैं ना कि ब्लैकमेल जो करना होता है कि दूसरा जो हम चोरी छिपे चीज़ को बेचते हैं तो दुगने दामों पर बेचते हैं. तो ऐसा काम क्यों करो कि सरकार का नुकसान अलग हो और गरीब रायत का नुकसान अलग हो. फिर किसी को नशा खाने से फ़ायदा होता है. मैं एक ही दिन अफीम ना खाऊं तो गांठों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, दम उखड़ जाए और सर्दी पकड़ ले. अब एक आवाज़ आई, शराब पीने से बदन में फुर्ती आ जाती है. अब किसी ने कहा कि शराब जिसका हम सेवन करते हैं उसे पीने से शरीर में फुर्ती आ जाती है. सरकार अधर्म से रुपया कमाती है, उसे यह उचित नहीं. अधर्मी के राज में रहकर प्रजा का कल्याण कैसे हो सकता है. पहले दारू पिलाकर पागल बना दिया, लत पड़ी तो पैसे की चट हुई. इतनी मजदूरी किसको मिलती है. अब किसको इतनी मजदूरी मिलती है कि वो हर समय इस लत को पूरा कर सके. रोटी कपड़ा भी चले, दारू शराब भी उड़े. या तो बाल बच्चों को भूखों मारो या चोरी करो, जुआ खेलो और बेईमानी करो. शराब की दुकान क्या है, हमारी गुलामी का अड्डा है. अब चौधरी जी उपदेश देने लगे. चौधरी के उपदेश सुनने के लिए जनता टूटती थी, लोगों को खड़े होने की जगह ना मिलती थी, क्योंकि वो धार्मिक विचारों वाले थे और धर्म का ही पक्ष लेते थे. दिनों दिन चौधरी का मान बढ़ने लगा. उनके यहाँ नित्य पंचायतों की राष्ट्रीय उन्नति की चर्चा रहती. जनता को इन बातों में बड़ा आनंद और उत्साह होगा. उनके राजनैतिक ज्ञान की वृद्धि होती, वे अपना गौरव और महत्व समझने लगे. उन्हें अपनी सत्ता का अनुभव होने लगा. निरकुशलता और अन्याय पर जब उनकी त्योड़ियाँ चढ़ने लगी, उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिला. घर की रुई, घर का सूत, घर का कपड़ा, घर का भोजन, घर की अदालत, ना पुलिस का भय, ना अमला की खुशामद, सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे. कितनों ही ने नशेबाजी छोड़ दी और सद्भावों की एक लहर सी दौड़ने लगी. अब यहाँ पर जो चौधरी जी वो कहते थे कि वो अपनी ही चीज़ों का उपयोग करते थे. घर में ही सूत काता जाता था, घर पे ही चरखा चलाया जाता था और कपड़ा भी घर का ही होता था.
लेकिन भगत जी इतने भाग्यशाली ना थे। जनता को दिनों दिन उनके उपदेशों से अरुचि होती जा रही थी। अरुचि मतलब अब वो भगत जी के उपदेश सुनना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि बहुधा उनके श्रोताओं में पटवारी, चौकीदार, मुदरसी और इन्हीं कर्मचारियों के मित्रों के अतिरिक्त और कोई न होता था। कभी कभी बड़े हाकिम भी आ निकलते और भगत जी के आंसू पूछ जाते, लेकिन क्षण भर का सम्मान आठों पहर के अपमान की बराबरी कैसे करता। जिधर निकल जाते उधर ही उंगलियां उठने लगती। कोई कहता खुशामदी टट्टू है, कोई कहता खुफिया पुलिस का भेदी है। अब हर तरफ भगत जी की बुराई होने लगी। भगत जी अपने प्रतिद्वंदी की बड़ाई और अपनी लोक निंदा पर दांत पीस पीस कर रह जाते। उनका प्रतिद्वंदी कौन था? वो था चौधरी। अब उनकी हर तरफ प्रशंसा हो रही थी और भगत जी की हर तरफ निंदा हो रही थी। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उन्हें सबके सामने नीचा देखना पड़ा। चिरकाल से जिस कुल मर्यादा की रक्षा करते आए थे और जिस पर अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे, सर्वस्व अर्पण करना मतलब अपना सब कुछ त्याग चुके थे, वह धूल में मिल गई। यह दामय चिंता उन्हें एक क्षण के लिए चैन ना लेने देती। नित्य समस्या सामने रहती। अपना खोया हुआ सम्मान क्यों कर पाऊँ, अपनी प्रतिपक्षी को क्यों कर पद दलित करूँ, कैसे उसका गरूर तोड़ूं। अब सोचते रहते थे कि हर समय कि चौधरी को नीचा कैसा दिखाया जाए। संध्या का समय था। चौधरी के द्वार पर एक बड़ी सी सभा हो रही थी। आसपास के गांव के किसान भी आ गए। हजारों आदमियों की भीड़ थी। चौधरी उन्हें स्वराज्य विषयक उपदेश दे रहे थे। बार बार भारत माता की जय जय जयकार की ध्वनि उठती थी। एक और स्त्रियों का जमाव था। चौधरी ने अपना उपदेश समाप्त किया और अपनी जगह पर बैठे। स्वयंसेवकों ने स्वराज्य फंड के लिए चंदा जमा करना शुरू किया कि इतने में भगत जी ना जाने किधर से लपके हुए आए, मतलब भागते हुए फटाफट वहाँ पहुँचे और श्रोताओं के सामने खड़े होकर उच्च स्वर में बोले, भाइयों मुझे यहाँ देखकर अचरज मत करो, मतलब हैरानी प्रकट मत करो। मैं स्वराज्य के विरोधी नहीं हूँ। ऐसा पतित कौन प्राणी होगा जो स्वराज्य का निंदक हो, लेकिन इसको प्राप्त करने का वह उपाय नहीं है जो चौधरी ने बताया है और जिस पर तुम लोग लट्टू हो रहे हो। जब आपस में फूट और झगड़ा है तो पंचायतों से क्या होगा? जब विलासिता का भूत सिर पर सवार है तो नशा कैसे छूटेगा? मदिरा की दुकानों का बहिष्कार कैसे होगा? सिगरेट, साबुन, मोजे, बनियान आदि तंजेब से कैसे पिंड छूटेगा? जब रोब और हुकूमत की लालसा बनी हुई है तो सरकारी मदरसे कैसे छोड़ेंगे? विधर्मी शिक्षा की बेड़ी से कैसे मुक्त हो सकेंगे? स्वराज्य लेने का केवल एक ही उपाय है, आत्म संयम। यही महाशुद्धि तुम्हारे समस्त रोगों को समूल नष्ट कर देगी। आत्मा को बलवान बनाओ, इंद्रियों को साधो, मन को वश में करो। तुम में मातृभाव पैदा होगा, तभी वैमनस्य मिटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा। लोग भोग विलास से मन हटेगा, तभी नशेबाजी का दमन होगा। आत्म बल के बिना स्वराज्य कभी उपलब्ध न होगा। स्वयं सेवा सब पापों का मूल है। यही तुम्हें अदालतों में ले जाता है। तुम्हें विधर्मी शिक्षा का दास बनाए हुए हैं। इस पिशाच को आत्म बल से मारो। पिशाच होता है भूत, इस मतलब भूत को आत्म बल से। अब हर चीज़ों को नाश करने के लिए हमारे में आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आत्मविश्वास होगा तो हम नशे की लत से भी छूट जाएंगे। यही तुम्हें अदालतों में ले जाता है। अब इस पिशाच को आत्म बल से मारो और तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। सब जानते हैं मैं 40 साल से अफीम का सेवन करता हूँ। मतलब जो भगत जी थे वो 40 साल से अफीम का सेवन करते थे। आज से मैं अफीम को गऊ का रक्त समझता हूँ। चौधरी से मेरी 3 पीढ़ियों से अदावत है। आज से चौधरी मेरे भाई हैं। आज से मुझे या मेरे घर के किसी प्राणी को घर के कते सूत से बुने हुए कपड़े के सिवाय कुछ पहनते देखा तो मुझे जो दंड चाहो वो दो। बस मुझे यही कहना है, परमात्मा हम सबकी इच्छा पूरी करे। अब जो भगत जी थे उन्होंने अपना पक्ष छोड़ दिया, वो भी चौधरी जी के साथ मिल गए। यह कहकर भगत जी घर की ओर चले कि चौधरी दौड़कर उनके गले से लिपट गए। 3 पुश्तों की अदावत एक क्षण में समाप्त हो गई। मतलब 3 पुश्तों की जो लड़ाई झगड़ा था वो एक ही पल में समाप्त हो गया। उस दिन से चौधरी और भगत साथ साथ स्वराज्य को उपदेश करने लगे। उनमें गाढ़ी मित्रता हो गई। यह निश्चय करना कठिन था कि दोनों में से जनता किसका अधिक सम्मान करती है।
प्रतिद्वंदिता वह चिंगारी थी जिसने दोनों पुरुषों के हृदय दीपक को प्रकाशित कर दिया। अब क्या हो गया कि दोनों ही मित्र बन गए थे। जो सदियों से लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा था उनमें वो लड़ाई झगड़ा समाप्त हो चुका। धन्यवाद।